नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के खंड शिक्षा अधिकारी के बैच में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और उम्मीद करता हूं कि शाम की क्लास आपको समझ में आई होगी और सुबह आप 9 बजे फिर से मुझे देख रहे हैं। अच्छा, आदत तो नहीं पड़ गई है ना मुझे देखने की कि क्या सर सुबह भी आपको देखे, दोपहर भी आपको देखे, शाम को भी आपको देखे। तो वो बोर तो नहीं हो जा रहे ना चेहरा देख देख के। तो सुबह है, नाश्ता वास्ता हो सकता है आप कर लिए हों, और जो लोग अभी ब्रश भी नहीं किए हैं अब वो इस दुनिया के महान व्यक्ति हैं। और क्लासेस को अच्छे से देखिए, समझिए। जहां दिक्कत हो गौरव पांडे आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए जितना सीरियस होता हूं उतना अपने प्रोफेशन के लिए उससे ज्यादा जो मुझसे जुड़े रहते हैं उनके लिए मैं सीरियस होता हूँ। पैसा तो दुनिया कमा सकता है लेकिन संबंध नहीं मिलते हैं आज के इस कलयुग में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चलिए आज मुगल वंश की शुरुआत करते हैं। देखिए कितना आसान हो गया ना यार, लग रहा था खत्म ही नहीं होगा दोस्तों, और देखिए अब तो ऐसा लग रहा है कि आराम से पढ़ाई खत्म हो जाएगा 8 तारीख तक। और कुछ भी मतलब मैं खुद ये सोच रहा था कि मैं मतलब कैसे मतलब मैं एस्टिमेट लिया था कि 60 लेक्चर में खत्म करूंगा, और मेरा वो भी जा रहा है। ये शायद माँ बाप का आशीर्वाद है मेरे लिए, माँ पिता जी का, कि चीजें सोचने से बड़ी अच्छी हो जाती हैं। और आप देखिए आपका हिस्ट्री भी अब आसान नहीं से खत्म हो जाएगा, एकदम आसान होते होते। और अब आप ये नहीं कहेंगे सर कोर्स खत्म हुआ कि नहीं। और इन सबसे बड़ा था कि मैं कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं दिया आपको। एक तो गया था, गलती से चला गया था, तबीयत नहीं सही थी, और मैंने कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं दिया आपको। क्लास रेगुलर ले लिया, खत्म हो गया। सब ऐसा करते तो हो ही जाता, खैर कोई बात नहीं। तो आज मुगल वंश की शुरुआत होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत में जो आक्रमण हुआ था मध्य एशियाओं का, कम बताया था हूण, अरब, तुर्क और मुगल। मुगल से सवाल पहले बहुत ज्यादा बनते थे, स्पेशली अकबर से। बड़ा टॉपिक है, सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाला शासक भी मुगल वंश का अकबर ही था। अब नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। बहुत तक सवाल खत्म हो गए हों, या हो सकता है कि उनका मन नहीं है बनाने का। अब बाबर से सवाल बन जाते हैं, हुमायूं से सवाल बन जाते हैं, औरंगजेब से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो इन सब टॉपिकों से सवाल बनना चालू हो गया है। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में तो बाबर ने किया था, इफेक्ट है। पहले मुगल वंश का समय हम आपको बता देते हैं कब से कब तक है। लास्ट बताइए जल्दी से, पढ़ाया हूं 1857 तक। बहादुर शाह जफर द्वितीय आखिरी मुगल बादशाह, 1857 क्रांति याद आ रही है? ठीक। गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है ना दोस्तों, तो गला सूखने लगता है, खैर कोई बात नहीं। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने किया था। पर यहां पर भी वही सेम कहानी है जो जयचंद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई, यही कहानी यहां भी है। बाबर को भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बाबर को समरकंद चाहिए था, मध्य एशिया का क्षेत्र। सुनिएगा क्लास ध्यान से। पीसीएस 2014 में सवाल आया था कि बाबर को किसने पराजित किया था। जनरली भारत के इतिहास में तो बाबर कभी पराजित नहीं हुआ, चाहे पानीपत का युद्ध हो, खानवा का युद्ध हो, चंदेरी का युद्ध हो, घाघरा का युद्ध हो, तो उसने तो वो तो पराजित हुआ ही नहीं भारत में। लेकिन समरकंद का शासक था मोहम्मद सैयबनी खान, उसने बाबर को एक दो बार नहीं लगभग 8 से 10 बार पराजित किया था, और यही आंसर था। तो जब बाबर बार बार समरकंद पर आक्रमण करता हार जाता, आक्रमण करता हार जाता, तो फिर बाबर के सेनापति ने कहा कि जहां पना अब यहां से कोई फायदा है नहीं, भारत की तरफ ध्यान केंद्रित करिए। किसी ने आपसे पूछा कि बाबर का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कौन सा है, तो आप कहेंगे पानीपत का आक्रमण, और यह संपूर्ण रूप से गलत है। पानीपत का आक्रमण बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। इसके पहले जो 4 आक्रमण बाबर ने भारत पे किए थे वो उसको लूटने के लिए किया था, क्योंकि उसके पास धन का हरास मतलब धन की कमी हो जा रही थी, और उसको समरकंद पर आक्रमण करना था, समरकंद को उसको जीतना था। तो यही रीजन था कि उसके पास जब पैसे की कमी हुई तो वो भारत पर आक्रमण किया। और बाबर का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर पर था, जिसमें बाबर ने भीरा का किला जीता था, और इसी युद्ध में उसने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। ठीक, समझते जाएगा बात को। वो यही नहीं दोस्त,
फिर बाबर को पानीपत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दौलत खां, राणा सांगा और महमूद लोदी, इन तीनों ने बाबर को आमंत्रित किया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो बाबर पानीपत का युद्ध जीत गया, मुगल वंश की स्थापना हो गई। लेकिन भारत में वास्तविक मुगल वंश की जो स्थापना मानी जाती है वो खानवा के युद्ध के बाद मानी जाती है। रीजन समझिएगा। मान लीजिए कि किसी ने आपको बुलाया आक्रमण करने के लिए और फिर क्या हुआ, आप जीत गए, लेकिन आप तब तक गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं जब तक आप उसको ना पराजित कर दें जिसने आपको बुलाया है। राणा सांगा को हराने के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो सकती थी, और यह फैक्ट है कि भारत में वास्तविक रूप से जो मुगल वंश की स्थापना हुई वो खानवा के युद्ध के बाद हुई। लेकिन इसके साथ साथ क्या, एक कॉमन सा लॉजिक बताता हूं। जितने भी मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है उनका मकबरा भारत के बाहर है, और यह बहुत प्रचलित सवाल है कि निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर का मकबरा भारत के बाहर है, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जहांगीर का मकबरा भी भारत के बाहर। उससे ज्यादा खास बात क्या है कि इन्होंने, जो लोगों ने जिनकी आत्मकथा लिखी गई है या लिखे हैं, वो किस भाषा में लिखे, ये सबसे खास बात है, इसको भी ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मुगल वंश की, और इसमें शुरुआत करते हैं हम बाबर की। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंशज के थे, और बाबर की जो मां थी वो चंगेज वंशज की थी, और इन दोनों वंशों को मिलाकर जो वंश बना उसे चगताई वंश के नाम से जाना गया। मामलुक वंश ऐबक, इल्वरी वंश इल्तुतमिश, करौना जाति तुगलक वंश, और चगताई वंश मुगल वंश। कभी भी पूछा गया कि मुगल वंश को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चगताई वंश के नाम से जानते हैं। तो बाबर का जो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण था वो 1519 में बाजौर पर था, जिसमें बाबर ने भीरा का किला जीता था। बाबर ने तुलुगनामा नीति अपनाई थी। तुलुगनामा नीति कहने का मतलब यह होता है कि सेनाओं को अलग अलग हिस्सों में बांटना। ठीक, आप पानीपत मूवी आप देखे होंगे जो नई वाली आई थी, उसमें बताया गया था मध्य सेना, फिर दाएं बाएं सेना, और उलुगनामा नीति भी होती थी जिसमें तोपों को रखा जाता था बीच में और चारों तरफ से कवर करके मारा जाता था। जब नादिर शाह उसमें मूवी में दिखाया था, नादिर शाह ने क्या कहा, ईद का चांद बनाइए। तो ईद का चांद ऐसे वेंडिंग रहता है, ऐसे करके, मतलब सामने वाली सेना बीच में घुस जाएगी और चारों तरफ से घेर कर सेना को मार देना। इन नीतियों की शुरुआत करने वाला, तुलुगनामा और उलुगनामा नीतियों की शुरुआत करने वाला जो था वो कौन था? बाबर था। बाबर का राणा सांगा, महमूद लोदी और दौलत खां, इन तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, और बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। जो कि बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल वासियों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिसके कारण बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। समझिए बात।
पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल वासियों को चांदी के सिक्के बंटवाए, जिसके कारण बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। किस उपाधि से? कलंदर की उपाधि से। यही नहीं, पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत में काबुली बाग नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद थी। जैसे कि भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम थी, उसी प्रकार भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कौन सी थी? एकदम सही, काबुली बाग मस्जिद। तो पानीपत के युद्ध के बाद पानीपत में बाबर ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? काबुली बाग मस्जिद का, जो कि भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद थी। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें तो ले लीजिए। चलिए, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, और खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। और खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। तो कलंदर और गाजी दोनों किसकी उपाधि हो गई? बाबर की। ये आया था बिहार पीसीएस में कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद। और जिहाद का नारा मतलब, जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, ठीक। और गाजी मतलब होता है काफिलों का सरदार। दो मतलब होता है, समझिएगा। गाजी मतलब होता है काफिलों का सरदार और गाजी मतलब होता है सरों का सरदार। क्योंकि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने प्रत्येक राजपूतों के और उस प्रत्येक राजपूतों को उनके सर से सर और धड़ अलग करके सर की गद्दी बनवाया था, और वो गद्दी बनवाकर उस पर बैठा था, और उसी समय इसने जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि धारण। तो गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा को पराजित करने के बाद किसने धारण किया? बाबर। पंद्रह 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया, हरियाणा में है चंदेरी। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, और घाघरा के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया। अफगान मतलब महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चाचा या मामा था, ये भी तो अफगान ही था। तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में, लाइन है ना, बस में किताबें मिलती हैं, ट्रिक वाली, पान खाकर चबाकर घर चला, तो ये सब तो बच्चों वाली बात है, नहीं है, बी मैच्योर, ठीक है। तो 1527 ईस्वी में चंदेरी के 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, और 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया, और 1529 में घाघरा के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित किया, और 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसकी अस्थियों को ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। याद रखिएगा, लिख देते हैं। बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसकी अस्थियों को ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। तो बाबर का मकबरा भारत के बाहर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बाबर अपनी आत्मकथा भी लिखेगा। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा पुस्तक में लिखा है। तुजुके बाबरी भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत देखो, तुजुके शब्द जो है वो ऐड होता है इनमें, ठीक है। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, तुजुके जहांगीरी, तमाम चीज।
तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा पुस्तक में लिखा है, और बाबरनामा जो लिखा गया है ये तुर्की भाषा में है, याद रखिएगा। तो बाबरनामा जो लिखा गया ये तुर्की भाषा में लिखा गया, और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के नौरत्न थे और जो कि सलीम के शिक्षक भी थे। ठीक, लेकिन कभी भी आपको पूछा गया कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा। चूंकि राम मंदिर काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, तो हो सकता है कि बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ सवाल पूछ ले। तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक, इसके साथ साथ बाबर ने शाहरुख नामक सिक्के चलवाए थे। यह समीक्षा अधिकारी का सवाल था कि शाहरुख नामक सिक्के किसने चलवाए थे। देखिए, इसको आपको समझा देते हैं। मुद्दा क्या है कि कहा जाता है कि शाहरुख नामक सिक्के चलवाने की शुरुआत बाबर ने किया था, लेकिन इसका जो बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ वो हुमायूं के शासनकाल में हुआ। इसलिए जब ये सवाल आया था कि शाहरुख नामक सिक्के किसने चलवाए, तो ऑप्शन में दोनों थे, बाबर और हुमायूं। इसलिए उसका जो आंसर की निकाला है उसने स्टार मारा है। ये सब चीजें हम इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम प्रश्न रेट करते हैं तो हम करते हैं, भले हम चाहे जैसे भी हो हम करते हैं। तो हमने क्या कहा आपसे कि ये चलाया बाबर ने था, जरूर बात है, लेकिन भारी मात्रा में प्रचलन हुमायूं को श्रेय दिया गया। चूंकि ऑप्शन में बाबर और हुमायूं दोनों रहा, इसलिए आंसर की स्टार मार्क पे है। लेकिन आप ये दोनों में से कोई भी टिक करते आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो शाहरुख नामक सिक्के चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाबर को प्राप्त है। और बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन था? हुमायूं था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था हुमायूं। देखिए, हुमायूं से ज्यादा जरूरी कोई और है, सही बात, शेरशाह सूरी जरूरी है, जो कि हुमायूं का समकालीन था। याद रखिएगा कि हुमायूं से ज्यादा जरूरी हुमायूं का समकालीन शेरशाह सूरी महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। और इसका एक प्रचलित सवाल है कि निम्न में से वह कौन सा बादशाह था जो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर मर गया? तो आंसर था हुमायूं। बादशाह, सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण करने वाला भी बाबर था। एक्चुअली बाबर ने बादशाह नहीं, बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? बादशाह। उसको हम अपनी भाषा में बादशाह कहते हैं। तो कभी पूछ लिया गया कि सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने धारण की, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। हुमायूं की और भी खास बातें हैं। खास बात यह है कि इसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। रीजनिंग के वे में सवाल पूछा जाए कि बाबर की पुत्री कौन थी, तो आप कहेंगे सर पढ़ाए नहीं। तो अगर हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, तो बाबर की पुत्री ही तो हुई। बिल्कुल सही। हुमायूं क्या हुआ था कि जब कन्नौज के युद्ध में अर्थात बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसको पराजित करके भारत में द्वितीय अफगानी सत्ता की स्थापना की, तो ये भारत छोड़कर चला गया था। लेकिन जब ये भारत से वापस लौटा तो इसके साथ एक व्यक्ति था, और जो कि इसका सेनापति भी था, उसका नाम था बैरम खां, जो कि अकबर का वास्तविक संरक्षक भी माना जाता है। और हुमायूं ही मुगल काल का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्यों का बंटवारा अपने 5 भाइयों में किया था। यही रीजन है कि जब इसका भाई बार बार मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था, तो मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था कि आप इस राखी को एक्सेप्ट कर लीजिए,
और अपने भाई को आक्रमण करने से मना कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक छोटा अल्पवयस्क छोटे आयु का बेटा गद्दी पर बैठा है। हुमायूं ने राखी तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसके बाद भी उसके भाई ने मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ को जीत लिया था। क्लियर? तो चलिए 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज अभिषेक हुआ था, मतलब गद्दी पर बैठा था। 1532 ईस्वी में धौरिया के युद्ध में इसने महमूद लोदी को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। कौन? हुमायूं ने। लेकिन हुमायूं का सर्वप्रथम सैन्य अभियान 1534 में कलिंजर पर था। बात समझने का प्रयास करेगा। अब जैसे कि मंडे को तो छुट्टी रहेगी, होली वगैरह है, ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे सर आप टेस्ट कब लेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं भी सोचने लगा। मैं काम करूंगा, होली में मैं पूरा मध्यकालीन का और आई थिंक हमने आपका मरणोत्तर काल तक का टेस्ट लिया ना, हाँ ठीक, पूरा मध्यकालीन, पूरा गुप्त काल, पूरा पुष्यभूति वंश मिलाकर 100-150 सवाल बना दूंगा और 150-200 सवाल बना दूंगा। 2 घंटे आपके साथ लाइव रह लूंगा, या तो ऐसा करूंगा ना, छोटे छोटे पोर्शन में कर देंगे, 100 क्वेश्चन फिर 100 क्वेश्चन, ठीक है। होली के बाद अब जब क्लासेस होंगी, जब आपके टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह जो चलाया जाएगा, जैसे सर कह रहे हैं कि जो भी करना है, तो उसी समय मैं आप लोग हमको थोड़ा अपना टाइम दे दीजिएगा और मैं उसी समय आपको टेस्ट भी इसका करवा दूंगा, तो मेरी सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए 1534 में इसका सर्वप्रथम सैन्य अभियान किस पर था? कलिंजर पर था। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए, ये चौसा बिहार के सिवान जिले में है, तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया था, और वहां पर एक निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। भिस्ती मतलब जो नाव चलाते हैं, ठीक। निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसको हुमायूं ने आधे दिन का बादशाह बनाया था। किताबें यहीं पर गलती कर देती हैं फिर से। किताबें कहती हैं कि उसने, हुमायूं ने निजाम को एक दिन का बादशाह बनाया था, वो पूर्ण रूप से गलत है। एक दिन कहने का मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। आधे दिन का बादशाह बनाया था, और इसी निजाम ने मुगल काल में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। अब फिर यहीं पर आपको स्टॉप करता हूं, और आज की सुबह एक नई बात से आप जानेंगे। कोई भी, मैं देखा बहुत बड़े बड़े लोगों के नोट्स देखा मैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स वगैरह सबके, बहुत बड़े टीचरों का, तो जब वो मुद्रा वगैरह, मुद्रा प्रणाली वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि चमड़े के सिक्के की शुरुआत निजाम के शासनकाल में वगैरह वगैरह, पर ये गलत है। अब मैं ये खोल के, मुंह खोल के कह सकता हूं, ये गलत है। सबसे पहले चमड़े का सिक्का चलाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त है, ना कि निजाम को। याद रखिएगा, सबसे पहला चमड़े का सिक्का चलाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त है। मुगल काल में सबसे पहले चमड़े के सिक्के चलाने का श्रेय निजाम या हुमायूं को प्राप्त है। मैं वहां पर जानबूझकर वो पॉइंट छोड़ा ताकि आपको यहां पर समझा सकूं। तो मैंने क्या कहा कि जब ये अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया था, तो निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, और हुमायूं ने निजाम को आधे दिन का बादशाह बनाया था, और इसी निजाम ने मुगल काल में चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो मुगल काल में चमड़े के सिक्के चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है? निजाम को। लेकिन सबसे पहले चमड़े का सिक्का चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है? मोहम्मद बिन तुगलक को। याद रखिएगा, सबसे पहले चमड़े का सिक्का चलाने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त है, और मुगल काल में चमड़े का सिक्का चलाने का श्रेय किसको प्राप्त है?
निजाम को प्राप्त है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1540 ईस्वी में बिलग्राम, कहीं कहीं किताबों में कन्नौज भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइए। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और जिसके बाद 1540 से लेकर 1555 तक भारत में द्वितीय अफगानी सत्ता चली और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित करके भारत में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की और हुमायूं भारत छोड़कर बाहर चला गया और हुमायूं ने वहीं पर हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। किससे? हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। इसके बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में, तो जो अफगानी उत्तराधिकारी होते हैं जैसे इस्लाम शाह, सिकंदर सूर, तो ये उतने योग्य नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाकर हुमायूं भारत आया और 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके भारत में द्वितीय मुगल सत्ता की स्थापना हुई। याद रखिएगा, किताबें नहीं लिखती हैं दोस्त, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। भाई जब 1540 में चले ही गए, दूसरी अफगानी सत्ता हुई, तो भाई मुगल सत्ता फिर से आएगी तो दूसरी बार आएगी कि नहीं आएगी? पहली बार 1526, दूसरी बार 1555 में। तो 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में, किसके युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में आखिरी अफगानी शासक सिकंदर सूर को पराजित करने के बाद भारत में द्वितीय मुगल सत्ता की स्थापना हुई। ये क्या हो रहा है? द्वितीय मुगल सत्ता की स्थापना हुई। क्लियर? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है जो कि फारसी भाषा में है। बाबरनामा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। और हुमायूं नामा किस भाषा में है? फारसी भाषा में। इसने दिल्ली में, मतलब हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था और यही दीन पनाह भवन के पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु पर ही लेनोपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता हुआ शासन किया और लड़खड़ाता हुआ चला गया। किसने कहा है? लेनोपुल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं। चलिए, लेनोपुल ने कहा है कि हुमायूं लड़खड़ाता हुआ शासन किया और लड़खड़ाता हुआ चला गया। और यही नहीं, मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था। याद रखिए, मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम, ये भी हुमायूं की पत्नी ही थी, कई सारी पत्नी थी। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया है जो कि दोहरी गुंबज का सबसे पहला उदाहरण है। आपको ये पता होगा कि जो ताजमहल भी बनाया गया है वो हुमायूं के मकबरे का ढांचा लेकर या उसका हुमायूं के मकबरे का नक्शा लेकर ही बनाया गया है। तो हुमायूं का मकबरा भारत में दोहरी गुंबज का सर्वप्रथम उदाहरण है।
और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? आप कहेंगे अकबर। तो लेकिन 1540 से 1555 भी तो पढ़ना है, तो वो है शेरशाह सूरी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर शेरशाह सूरी पढ़ाते हैं। चलिए, शेरशाह सूरी के बारे में पहले भी कई सारी बातें आपको बता चुके हैं। जैसे पटना शहर की स्थापना, ठीक है, और उसका जीटी रोड, और उसके बाद मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना की थी। उसके बाद चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध अभी बताए हैं। तो 6-7 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी इसकी बता दी। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद। एक बार इसने एक वार में शेर की हत्या कर दी, तो बाबर खां लोहानी ने इसको शेरशाह की उपाधि दी थी, या शेर खां की उपाधि दी थी। और यही नहीं, शेरशाह सूरी बाबर की सेना में सेनापति भी था, यह भी जानकर रखिएगा। शेरशाह सूरी की खास बातें क्या है कि इसने अलाउद्दीन के दाग और हुलिया प्रथा की पुनः शुरुआत की थी, जिसके कारण इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से अकबर का पूर्वगामी कहते हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला भी कौन था? शेरशाह सूरी। रैयतवाड़ी कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, दो व्यवस्थाएं। महल शब्द का अर्थ होता है ग्राम, ग्राम मतलब गांव की उपज के आधार पर लगान का निर्धारण करना। रैयत मतलब होता है जिला, जिले की उपज के आधार पर लगान व्यवस्था करना। दोनों अलग अलग चीज है। एक जिले में कई सारे गांव हो सकते हैं, भाई मान लीजिए किसी के पास 100 बीघा है और किसी के पास 1 बीघा है, लगान बराबर है, तो ये कहां का इंसाफ हुआ? इसीलिए महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई। और रैयतवाड़ी था कि जैसे पूरे जिले का साल भर का इतना उपज है, इतना राजा को जाना है, जमींदार लाकर देगा। और लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला था टोडरमल, जो कि अकबर के नौरत्न में था, और वो शेरशाह सूरी इस्लाम शाह के भी शासनकाल में थे। सबसे पहले रुपए का प्रचलन करने वाला भी कौन था? शेरशाह सूरी था। सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला भी कौन था? शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछी जाती है। शुरुआत करते हैं। इसके बचपन का नाम फरीद था। इसने एक वार में शेर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बाबर खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी की जो भी शिक्षा दीक्षा हुई थी वो कहां पर हुई थी? जौनपुर में। क्योंकि मध्यकालीन भारत में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? जौनपुर था। इसने अलाउद्दीन के द्वारा दाग और हुलिया प्रथा की पुनः शुरुआत की थी, जिसके कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर का पूर्वगामी। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला लगान व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला शेरशाह सूरी था। इसी ने 3 और प्रकार के कर लगाए थे: बटाई, जप्ती और मुक्ति। बटाई माने अधिया, जप्ती माने 1/3, मुक्ति माने 1/4, जिसमें जप्ती सर्वाधिक लोकप्रिय थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ साथ इसने बटाई, जप्ती और मुक्ति, ये 3 प्रकार के कर लगाए थे, जिसमें जप्ती जो था ये सर्वाधिक लोकप्रिय था। और इसी ने ही भूमि पैमाइश के लिए राई व्यवस्था लागू की थी। राई आपको सरसों को मत समझ लेगा, एक सरसों से कैसे पूरा भूमि नापी जाएगी। ये तो वही हाल हो गया। जब हम बीटेक करने गए तो रैगिंग हो रही थी, तो हमसे कहा गया कि इस क्लास ये 50 पैसे से इस क्लास को नापो।
हम तो डिस्टर्ब भाई, अब कैसे नापेंगे 50 पैसे से पूरा क्लास। तो मैं दिमाग लगाया, वो तो थोड़ा सा तेज हो गया है ये, बाकी तो कुछ है नहीं। मैंने कहा सर, सीनियर थे, सर कहना पड़ता था, सर 50,646 कैन क्या, हम कहे सर 50,646 सिक्के बराबर ये क्लास का डायमेंशन है। क्या तुम तो नापे नहीं बताया, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा रात में ही नापा था ना। तो मेरे कंधे पे हाथ रखे, बोले गौरव यू आर ब्रिलियंट, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा नहीं सर, कहे ये बात फैक्ट है, 50 पैसे का कौन ऑडिटोरियम नाप लेगा। बहुत लोग क्या करते थे, कुछ आंसर ही नहीं देते थे, तो उनको और रैगिंग करानी पड़ती थी, लेकिन तुमने आंसर दिया, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि तुम नाप के दिखाओ, तो मैं कहा मैं नापा हूं, आप मुझसे कोई नाप के कंफर्म कर लीजिए। अब तो कोई नापने जाएगा नहीं, तो इसीलिए उन्होंने कहा यार योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज रियली ग्रेट। मैंने कहा थैंक यू भैया, पर पूरा माइंड अब बेकार हो चुका है। तो राई माने यहां सरसों मत समझिएगा, राई एक लेखपाल जो होते हैं, लेखपाल के पास एक जंजीर होती है लोहे की, बिल्कुल सही, जिससे वो जमीन नापते हैं, वो राई पैमाइश पे होती है, राई व्यवस्था उसी को कहा गया। तो भूमि पैमाइश के लिए राई व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सबसे पहले रुपए का प्रचलन करने वाला किसका? चांदी के रुपए का। सबसे पहले चांदी का था, सबसे पहले सिक्का भी चांदी का चला, सबसे पहले रुपया भी चांदी चला। सबसे पहले रुपए का प्रचलन करने वाला जो था वो शेरशाह सूरी था। खास बात यह थी इसके रुपए की कि इस पे एक तरफ देवनागरी लिपि अंकित मिलती थी। तो हो सकता है कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि किसके रुपए पर देवनागरी लिपि अंकित मिलती थी, तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। और सबसे पहले इसी ने रुपए का प्रचलन किया, जिसको आधार बनाकर विदेशों में, भारत में वर्तमान में रुपए चलाए गए। इसके पहले सिक्का या मुद्रा चलती थी। रुपए का प्रचलन करने वाला सबसे पहला जो शासक था वो कौन था? शेरशाह सूरी। यही नहीं, सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला भी कौन था? डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला भी कौन था? शेरशाह सूरी। और 1525 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो गई थी। 1545 में कलिंजर पर सैन्य अभियान के दौरान ये घायल हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। और इसी समय इसने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण भारत के साम्राज्य को खो दिया। हो सकता है ये आपको पूछ ले कि ये कथन किसका है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण भारत को खो दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। और वहीं पर बारूद रखा था, बारूद का ढेर फट गया, जिसके कारण ये घायल हो गया, और जिसके बाद इसकी 25 मई 1545 को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अब्बास खान शेरवानी ने तारीखे शेरशाही की रचना की है, जो कि शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी देती है। बाकी 5 बातें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको, फिर से बताने की क्यों नोट्स बड़ा करना। ठीक, ये था शेरशाह सूरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। शाम की क्लास में बाबर पढ़ाए, वो बाबर कर रहा हूं, अकबर पढ़ाएंगे आपको। और आपका दिन शुभ हो, सेहत का ध्यान रखिएगा, चीजों को पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। शाम को आपको अकबर पढ़ा देंगे, आज 6 तारीख है। बिल्कुल सही। और कल जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर विजयनगर बहमनी साम्राज्य, दक्षिण भारत, 2 क्लास ये लगेगी। इसको ओवर कर देंगे, नहीं हो पाया होली के पहले 13-14 तक हम ओवर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहते, ज्यादा क्लास आपको जाएगी दिक्कत हो जाएगी, आपका डाटा खत्म हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। और हाँ, सेहत का ध्यान रखिएगा, खाना टाइम से खाइएगा, और हाँ मुस्कुराते रहिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, हम है ना, ट्रस्ट में। ठीक, फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।